मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देख रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की जलवायु और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत हम अक्षांश और ऊंचाई को देख चुके हैं। अक्षांश को पढ़ते वक्त हमने कटिबंध को जाना था और ऊंचाई को पढ़ते वक्त हमने ये समझा था कि हिमालय की मौजूदगी का भारत की जलवायु पर क्या असर पड़ता है। इसके बाद हमने भारत की जलवायु का तीसरा तत्व पढ़ रहे थे। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक वायु दाब और पवन तंत्र। जब हम इसको पढ़ रहे थे तब हमारे सामने एक बात आई थी निकल के। वो बात ये थी कि भारत का वायु दाब और पवनों की स्थिति अद्वितीय है। मतलब कि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में भारत है। अगर उस वायु के क्षेत्र में, उस पेटी में भारत है तो भारत की जलवायु बंजर होना थी, भारत की भूमि सूखी होना थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए क्योंकि भारत का वायुदाब और पवनों की स्थिति अद्वितीय है। कैसे अद्वितीय है? यह हमने भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का जो तीसरा कारक था और उसका पहला बिंदु वायुदाब और धरातलीय पवनें। शब्द पे ध्यान दीजिएगा। वायु दाब, वायु के द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब। कहाँ पर लगाया गया दाब? पृथ्वी पर लगाया गया दाब, धरती पर लगाया गया दाब। और धरातलीय पवनें, कौन सी पवनें? धरातलीय पवनें। धरातलीय पवनें मतलब जमीन के साथ रहकर चलने वाली पवनें, जमीन से ज़्यादा 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई तक चलने वाली पवनें, वो कहलाती हैं धरातलीय पवनें। इसको हम पढ़ चुके हैं। धरातलीय पवनों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और हमने ये जाना है कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जब विषुवत रेखा को क्रॉस करके उत्तरी गोलार्ध में आती हैं तब वो दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं। ये हमने जान लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं धरातलीय पवनों को नहीं, धरती से 3 किलोमीटर ऊपर भी भारत में, भारत के भौगोलिक मंडल के ऊपर जो हवाएं चलती हैं, ऊपरी वायु परिसंचरण। मतलब भारत की जमीन के ऊपर वायु चारों ओर, परि यानी चारों ओर संचरण, घूम रही है, चल रही है, उस वायु का भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। शब्द कठिन हो सकते हैं। पश्चिमी का मतलब होता है पश्चिम की दिशा से आने वाले, चक्रवाती यानी अधिक दबाव के क्षेत्र से कम दबाव की ओर आने वाली तीव्र हवाएं। और इसी के साथ हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर जो चक्रवात बनते हैं, जैसे अभी हमारा यास तूफान आया, उसके पहले ताउते आया। इन तूफानों का भारत की जलवायु पर क्या असर पड़ता है, चलिए हम आरंभ करते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं। ये कारक, इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं ऊपर वायु दाब और धरातलीय पवनें। आगे देख लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक। इसके अंतर्गत हमने अक्षांश को पढ़ लिया है और ऊंचाई को पढ़ लिया है। अक्षांश को पढ़ते समय आप लोगों को मैंने कटिबंधों के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? कटिबंधों के बारे में, कि भारत जो है वह कर्क रेखा के आधे आधे में बसा है। आधे में उष्ण कटिबंधी है, उष्ण कटिबंधी क्षेत्र है, और आधे में उपोष्ण कटिबंधी क्षेत्र पड़ता है यहाँ पे, ये देखा था। इसके बाद हमने ऊंचाई देखी थी। ऊंचाई के अंतर्गत हमने देखा था कि यदि हम भारत के शीर्ष से हिमालय पर्वत को अगर हटा दें तो यहाँ से आने वाली हवाएं भारत को शीतलता प्रदान करेंगी। इसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा बिंदु वायुदाब और पवन तंत्र। वायुदाब और पवन के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं वायुदाब और धरातलीय पवनें। धरातलीय पवनें वे पवनें हैं जो जमीन के साथ चलती है। मतलब अगर हम इसको इस तरह से देखें कि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊंचाई में, इस सरकमस्टेंस में, मतलब पृथ्वी की ऊंचाई पर केवल 3 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर चलने वाली पवनों को हम धरातलीय पवन कह सकते हैं। अब हम आज देखने जा रहे हैं ऊपरी वायु परिसंचरण क्या है, इसको समझेंगे और इसके बाद हम समझेंगे पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। चलिए हम आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें ऊपरी वायु परिसंचरण क्या है। यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख रहे हैं ऊपरी वायु परिसंचरण टॉपिक आपके सामने आ गया है। ये इस तरह से
धरती की बात नहीं हो रही है, उस वायु की बात हो रही है जो पृथ्वी से 6 से 12 किलोमीटर की हाइट पर चल रही है। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पृथ्वी से हमने अभी बात की थी यहाँ तक की 3 किलोमीटर तक की ऊंचाई में व्यापारिक पवनें जो चल रही थी और मानसूनी पवनों की। अब अगर हम और ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो इस ऊंचाई पर जो हवा चल रही है इसको बोलते हैं हम ऊपरी वायु परिसंचरण। तो अब आपको आगे इसको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वायुमंडल के क्षोभ मंडल पर अब आपने पिछली कक्षाओं में प्राइमरी स्कूल में और मिडिल स्कूल में ये चीज़ पढ़ चुके होंगे कि पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसमें कितनी लेयर होती हैं। वायुमंडल की एटमॉस्फेयर की वायुमंडल की हवाओं की कितनी लेयर होती हैं। चलिए एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। ये पृथ्वी है और ये उसकी लेयर्स हैं। क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर तापमंडल, उसके ऊपर बाह्यमंडल। तो ऊपर के चारों मंडल की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे केवल किसकी, हम बात करेंगे केवल क्षोभ मंडल की। ठीक है ना। ये देखिए अब क्षोभ मंडल पर मतलब वायुमंडल का जो क्षोभ मंडल है ये देखिए, इस क्षोभ मंडल पर 3 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल विभिन्न प्रकार का वायु संचरण होता है। यही हम बता रहे हैं ना कि पृथ्वी की धरातल से 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो हवाएं चल रही हैं उनको हम धरातली पवनें बोल रहे हैं। लेकिन धरातली पवनों से ऊपर एक विभिन्न प्रकार की वायु का परिसंचरण होता है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। ऊपरी वायु संचरण का निर्माण पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडलीय दबाव की भिन्नताओं की कोई भूमिका नहीं होती। मतलब ऊपर जो 3 किलोमीटर के बाद ऊपर जो हवा चलती है उस हवा पर पृथ्वी के ऊपर बनने वाले अधिक दाब या कम दाब, उच्च तापमान या निम्न तापमान की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे कि हवाएं जो है उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती हैं, उनको पवन कहते हैं। तो वो धरातली पवनों की बात हो गई। अब लेकिन 3 किलोमीटर से ऊपर यानी हम बात करेंगे कितने किलोमीटर की, 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की हाइट पर, 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की हाइट पर जो हवाएं चलती हैं उन हवाओं का उच्च या निम्न दाब से कोई लेना देना नहीं होता। मतलब वायुमंडलीय दबाव से कोई लेना देना नहीं है। मतलब वायु के दबाव का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता, उनकी एक अलग दुनिया है। लेकिन वो दुनिया भारत की जलवायु को प्रभावित करती है, ये हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। ये ऊपरी वायु परिसंचरण होता है। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था वायुदाब और धरातलीय पवनें। मतलब वायुदाब धरती के ऊपर लगने वाला दाब, धरातलीय पवनें मतलब पृथ्वी के धरातल से सटकर चलने वाली पवनें। ठीक है ना, क्योंकि पृथ्वी की सतह गर्म होती थी तो उसके ऊपर का 2-3 किलोमीटर का वायुमंडल भी गर्म होता था। तो वो सारी जो सिस्टम बनता था हवाओं के प्रवाह का, पवनों के प्रवाह का, वो धरातलीय पवनों के अंतर्गत आ गया। अब हम बात कर रहे हैं कि धरातलीय पवनों के ऊपर बढ़ जाते हैं हम, जहाँ पर वायुमंडलीय दाब, वायुदाब का असर नहीं होता। उस वायु परिसंचरण को, उस हवा के चलने को हम बोलते हैं ऊपरी वायु परिसंचरण। ये कैसे चलती है ये देखिए, ये आपको इसमें दिखेगा। ये देखिए, हम अगर एरियल व्यू से पृथ्वी पे, ये दिख रहा है आपके सामने जो ये सफ़ेद सफ़ेद अंटार्कटिका सागर, और अंटार्कटिका सागर के आसपास से ये देखिए, अब अपन ने ये साइड व्यू से देख रहे हैं। ये जो डार्क कलर में, कत्थई कलर में जो हवा चल रही है ये ऊपरी वायु परिसंचरण है। ये इसी को हम बोलते हैं जेट धारा। अब इसको आप समझिए कि इस प्रदेश में, किस प्रदेश में, भारत के प्रदेश की बात हो रही है। इस प्रदेश में यहाँ की बात हो रही है। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण, ऊपरी वायु परिसंचरण अब क्या है आपके समझ में आ गया। ऊपरी वायु परिसंचरण मतलब भारत में जमीन से 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व की तरफ चलने वाली हवा। जिस तरफ से हवा चलती है हवा का नाम वही हो जाता है, पछुआ पवन भी इसको हम कह सकते हैं। पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है ऊपरी वायु परिसंचरण। यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर यह हवा चलती, इसलिए हम इसको बोलते हैं पश्चिमी प्रवाह। ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हवाएं पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं। हवाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ चलेंगी, वो कौन सी हवाएं हैं? व्यापारिक पवनें, जिनको हम पूर्वाई कहते हैं, पूर्वैया। और पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी प्रवाह, पछुआ पवनें। ठीक है ना। इन्हीं पछुआ पवनों का, इसी ऊपरी वायु परिसंचरण का एक प्रमुख घटक है जेट धारा। क्या है? जेट धारा। अब जेट धारा क्या होता है? हमारे सामने अब सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर ये जेट धारा क्या है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि जेट धारा क्या है। जेट धारा, इसके पहले हमने व्यापारिक पवनों को पढ़ा था।
तो व्यापारिक पवनें किसे कहते हैं? वे पवनें जो व्यापारियों को व्यापार करने में मदद करती थी, उनके व्यापार करने वाले जहाज़ों को चलाने में मदद करती थी, उनको हम व्यापारिक पवनें कहते थे। तो जेट धारा क्या है? जेट धारा जेट विमानों को उड़ाने में मदद कर देती हैं, तो उनको बोलते हैं जेट धारा। मतलब अगर आपको बताऊं मैं कि 1945 के आसपास आपको याद होगा कि विश्व का दूसरा युद्ध हुआ था, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, हमने इतिहास में पढ़ा भी है। तो जब अमेरिका के विमान जापान के पास आते थे हमला करने के लिए, तो जब आते थे तब वो कम समय में उस दूरी को तय कर लेते थे, लेकिन जब वापस जाते थे तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और ईंधन भी ज़्यादा लगता था। उन्होंने ये चीज़ वहाँ पर बताई होगी। तो जब खोजबीन हुई तो पता चला कि यह जो धारा है, जब ये अमेरिका से जापान की तरफ आते हैं तो ये एक वायु पट्टिका के बीच में फंस जाते हैं, और वो वायु पट्टिका पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, और इसलिए वो जेट विमानों को उड़ाने में मदद कर देती है। तो इन धाराओं को, इस वायु धारा का नाम रख दिया गया जेट धारा। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये पृथ्वी थी, ये जेट धारा चल रही है। अब ये वायुयान अमेरिका से जेट प्लेन फाइटर, जेट फाइटर कहलाते हैं, जेट फाइटर जब अमेरिका से जापान की तरफ आ रहे थे तब क्या हुआ? जापान यहाँ पर है, देखना आपको बता दूं मैं, ये है जापान यहाँ पर, और अमेरिका जो है ये इधर पीछे साइड में है। तो यहाँ से विमान जापान की तरफ जब आते थे तब उनको स्पीड भी मिल जाती थी, और कई बार तो वो अपने फ्यूल इंजन को ऑफ कर देते, तब भी जहाज़ अच्छी स्पीड से चलते थे वो जेट फाइटर। लेकिन जब वापस जाना होता था तब उनको ईंधन ज़्यादा लगता था। तो ये जो जेट फाइटर विमानों के उड़ने में जो हवाएं मदद कर देती थीं, इसलिए इनका नाम रख दिया गया जेट धारा, जेट स्ट्रीम। अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये जो जेट धारा है चलती कैसी है? चित्र में देख लिया होगा आपने, पूरब से पश्चिम की तरफ चलती है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के सबसे ऊपर कौन सा मंडल है? बाह्यमंडल, ये हम देख चुके हैं। वायुमंडल के बाद उसके नीचे तापमंडल, ये भी देख चुके हैं। तापमंडल के नीचे मध्यमंडल देख चुके हैं। मध्यमंडल के नीचे समतापमंडल देख चुके हैं। और समतापमंडल के नीचे क्षोभमंडल। सबसे नीचे कौन सा मंडल है? क्षोभमंडल। ये जो जेट धाराएं हैं ये क्षोभमंडल और समतापमंडल की लगभग बाउंड्री के पास में चलती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें इसको, ये यहाँ पर इस बाउंड्री के पास चलती हैं, लगभग 6 से 12 किलोमीटर की हाइट पर। ये जो हवाएं चलती हैं ना, इन हवाओं में बहुत ज़्यादा गति होती है। गर्मी के दिनों में इन हवाओं की गति कितनी हो जाती है? गर्मी के दिनों में ये हवाएं 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और जैसे ही सर्दी आती है इन हवाओं की रफ्तार और तेज़ हो जाती है। फिर ये 184, 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगती हैं। विषुवत रेखा के ऊपर भी जेट धाराओं का निर्माण होता है और जेट धाराएं चलती हैं, और विषुवत रेखा के नीचे दक्षिण अक्षांश में भी ये जेट धाराएं चलती हैं। मतलब बहुत सारी अलग अलग जेट धाराओं की पहचान की गई है। तो जेट धारा क्या है, आपको मोटी मोटी बात ये समझना है। क्लास 9 के स्टैंडर्ड के हिसाब से जेट धाराएं पृथ्वी के ऊपर क्षोभमंडल और समताप मंडल में नहीं चलती। समताप मंडल के नीचे क्षोभ मंडल में बहुत अधिक ऊंचाई पर, लगभग 12 किलोमीटर की हाइट पर, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ चलने वाली हवाएं हैं, जो कि एक सकरी पट्टी में चलती हैं। इनकी चौड़ाई लगभग 200, 150, 200 किलोमीटर तक की हो सकती है, और लंबाई हज़ारों किलोमीटर होती है वो, ठीक है ना। और स्पीड इनकी गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हवाओं का जो नाम होता है ना, हवाओं के बारे में जो पवनें चलती हैं, जहाँ से वो चलना शुरू करती हैं, जिस दिशा से वो चलना शुरू करती हैं, उन पवनों को उसी दिशा के नाम से जाना जाता है। ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में होता है, तो इनको हम पछुआ पवनें कहते हैं, पश्चिम से आने वाली पछुआ पवनें। और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें या दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें ये पूरब से पश्चिम की तरफ चलती हैं। एक्चुअल में ये उत्तर से पैदा होती हैं, लेकिन पूरब से पश्चिम क्यों हो जाती है? कोरियालिस बल के कारण ये हो जाती हैं पूरब से पश्चिम की तरफ। तो इन व्यापारिक पवनों को हम पूर्वाई भी कहते हैं। व्यापारिक पवनों का नाम व्यापारिक पवन क्यों पड़ा? क्योंकि ये व्यापारियों की मदद करती थी। उसी तरह ऊपरी वायु परिसंचरण, जमीन के ऊपर 6 से 12 किलोमीटर की हाइट पर जो वायु पृथ्वी के चक्कर लगा रही है, उसको बोलते हैं ऊपरी वायु परिसंचरण। इस वायु परिसंचरण का मेन जो फैक्टर है, मुख्य घटक है, वो है जेट धारा। जेट धारा को जेट धारा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जेट फाइटर विमानों को उड़ने में मदद करती थी।
इसलिए इनको जेट धारा नाम दे दिया गया। तो जेट धारा को हम समझ लिए। अब इन जेट धाराओं का भारत में अवस्थिति क्या है, भारत में इनकी प्रेजेंटेशन क्या है, भारत में ये क्या काम करती हैं कि भारत की जलवायु से प्रभावित हो जाती है। चलिए हम इसको समझ लेते हैं। ये जो जेट धाराएं हैं, ये जो जेट धारा ये आपको दिख रही है यहाँ पर, ये जेट धारा लगभग 27 अंश उत्तरी अक्षांश से 30 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित होती है। चित्र में भी दिख रही है आपको ये चीज़, चित्र में यहाँ पर ये दिख रही है, ये 27 अंश और ये 30 अंश, 27 और 30 के बीच में ये जेट धारा बहती है। इसलिए इसको कौन सी जेट धारा बोलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा। अब उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देखिए, ये है कर्क रेखा और कर्क रेखा के जो ऊपर क्षेत्र होता है, कर्क रेखा के जो ऊपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंध। तो कर्क रेखा के ऊपर ये जेट धारा बह रही है और इस जेट धारा की जो दिशा है वह पश्चिम से पूर्व की तरफ है, वेस्टर्न टू ईस्टर्न, पश्चिम से पूर्व की तरफ है। इसलिए इस जेट धारा को हम उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा कहते हैं। समझ में आया ना, क्या बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह कर्क रेखा के ऊपर 27 अंश से 30 अंश के बीच में रहती है और यह क्षेत्र कहलाता है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यह जेट धारा पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है, इसलिए इस जेट धारा को हम बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा। भारत में जो है ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर, यदि हम गर्मी की ऋतु को छोड़ दें, मतलब गर्मी की ऋतु में ये उत्तर में रहती है हिमालय के, लेकिन ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर ये हिमालय पर्वत के, आपके हिमालय पर्वत दिख गया चित्र में, इस हिमालय पर्वत के दक्षिण में प्रवाहित होती है। ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष, मतलब गर्मी का जो महीना होता है मई जून और जुलाई, समझो ये 2-3 महीनों में ये ऊपर होता है, उत्तर में होती है ये जेट धारा, हिमालय पर्वत के ऊपर होती है। ऊपर बोलेंगे तो ये इस जगह पर होती है, यहाँ पर, लेकिन बाकी टाइम ये जहाँ पर अभी आपको हिलती डुलती दिख रही है, इसी जगह पर ये जेट धारा जो है होती है। ठीक है ना। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, समझ में आ गया। अब तो दिशाओं का आपको ज्ञान हो गया होगा कि उत्तर उत्तर पश्चिमी क्या होता है। ये यहाँ पर हम देखते हैं उत्तर, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व, ये हो गया दक्षिण। तो ये वाला हिस्सा कहलाएगा, ये हो गया उत्तर और ये कहलाएगा उत्तर पश्चिम हिस्सा। तो उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। तो ये कैसे आते हैं ये आपको आगे बताऊंगा मैं। जब हम पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। ये ऊपरी वायु परिसंचरण आप लोग समझ रहे थे। ये ऊपरी वायु परिसंचरण क्या करता है, जो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के साथ में जो नमी आती है भूमध्य सागर की, उस नमी को मैंने बोला था ना, कान पकड़ के ले आती है भूमध्य सागर की नमी को, वो यही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा है, जो भूमध्य सागर की, अंध महासागर की, कैस्पियन सागर की जो नमी ऊपर उठती है उसको कान पकड़ के और भारत की तरफ ले आती है और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ पर पानी गिराने के लिए, बारिश करने के लिए मजबूर करती है। इस पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से मिलकर लगभग देश में 3% बारिश होती है। ये इस तरह से हम देख रहे हैं, ये कान पकड़ के लेके आ रही है, ये भूमध्य महासागर की नमी को ये लेकर के भारत की तरफ आ रही है और इस तरह से यहाँ पर उत्तर पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र में ये बारिश कराती है। ठीक, समझ में आ गया ना ये चीज़ क्लियर अब आपको। अब हम आगे देखते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। हमने पहले ही पढ़ा है कि गर्मी की ऋतु, ग्रीष्म की ऋतु को छोड़कर बाकी टाइम ये कहाँ रहती है, दक्षिण में रहती है। ये दक्षिण मतलब नीचे रहती है, हिमालय पर्वत के तराई वाले क्षेत्र में रहती है। लेकिन जैसे ही गर्मी आती है तो क्या होता है, गर्मी में सूर्य कहाँ होता है, सूर्य जो है यहाँ होता है। तो सूर्य की आभासी गति, ये सूर्य भाई साहब प्रकट हो गए, सूर्य की आभासी गति ऊपर की तरफ होगी, उत्तरायण होंगे। जब उत्तरायण होंगे तो पृथ्वी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनेगा उस क्षेत्र में, और ये जो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा है ये हिमालय के उत्तर में चली गई, ऊपर उठ गई। ये यहाँ पर गर्मी की दिनों में स्थित रहती है। और एक और जेट धारा चलती है जिसको हम बोलते हैं पूर्वी जेट धारा, उपोष्ण
जो कि गर्मी के दिनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर 14 अंश उत्तरी अक्षांश पर रहती है। तो ये 0 और ये लगभग ये जो स्थिति इसकी ये 14 अंश नॉर्थ लैटिट्यूड पर रहती है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो जेट धाराएं भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव डालती हैं, ये चीज़ हमने समझा। कैसे समझा? भूमध्य सागर के ऊपर जो नमी बनती है, उस नमी को जब वो नमी ऊपर उठती है, जो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा होती है, उसके प्रभाव में आ जाती है। और ये जो जेट धारा है, ये इसके कान पकड़ती है भूमध्य सागर की नमी को और बोलती यहाँ कहाँ भटक रही हो, तुम्हारी ज़रूरत तो पंजाब में है, हरियाणा में है, पश्चिमी राजस्थान में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के किसान तुम्हारी रास्ता देख रहे हैं, तो उनकी कान पकड़ के लेके आ जाती हैं और रबी के महीनों में यहाँ पर बारिश कराती हैं पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ की हवाएं। और पूरे भारत में 3% हवाएं, 3% बारिश इन विक्षोभों के द्वारा भी होती है। ठीक है ना। अब चलिए हम देखते हैं पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ कहाँ से उठते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं और उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है। अब हम बात करेंगे पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। तो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ लगभग आप समझ चुके होंगे कि उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा के प्रभाव में आकर जो भूमध्य सागर का चक्रवाती तूफान है वो भारत की तरफ आने लगता है और वर्षा कराता है। उस चक्र वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहलाता है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, इसको भी समझते हैं। चलिए, अब ये देखिए आप, यहाँ पर ये विश्व का नक्शा दिख रहा है, ये पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। ये जो बादल आपको स्क्रीन पर उड़ते हुए दिख रहे हैं, ये भूमध्य सागर से उड़ते हुए भारत की तरफ आ रहे हैं। और लेके कौन आ रहा है इनको लेकर आने वाली हवा का नाम है उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा। ठीक है, ये देखिए, ये होता क्या है कि भूमध्य सागर के ऊपर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भूमध्य सागर वर्ष भर में उतनी ज़्यादा भाप पैदा कर देता है, पानी को इतना वाष्पित कर देता है जितनी ज़्यादा उसमें नदियाँ उसमें मिलती हैं। मतलब जितना नदियों का पानी नहीं आता होगा, उससे ज़्यादा पानी तो भाप बन के वहाँ से उड़ जाता है। लेकिन ये भाप बन के उड़ता है तो ये जाए कहाँ? तो इसको मिल जाता है जेट धारा का सहयोग। ये जेट धारा उस नमी को कान पकड़ के बोलती चल यहाँ कहाँ है, भारत की तरफ आके वर्षा कर, और फिर ये भारत के इस क्षेत्र में बारिश कराना शुरू कर देती है। कौन से क्षेत्र में? ये यहाँ पर हम देखते हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान। मतलब इस एरिया में ये जो बरसात होती है ये पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के कारण होती है। इसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। तो यहाँ पर ये भारत के नक्शे में हम देखते हैं कि किस तरह से उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसून के महीने में तो आते ही हैं कभी कभी, लेकिन अक्टूबर और नवंबर के महीने में भी ये आते हैं। लेकिन ये पश्चिमी प्रवाह का हिस्सा नहीं होते, ये पूर्वी प्रवाह का एक भाग होते हैं। होता क्या है कि ये इस एरिया में, यहाँ पर ये जो हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पर जब चक्रवात उठते हैं तो ये चक्रवात जो है क्या होता है, धरातल की तरफ आगे बढ़ते हैं। और चक्रवातों का स्वभाव है कि अपने साथ नमी लेकर भी चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंद महासागर उष्ण होते हैं, गर्म होते हैं उनकी हवाएं। और चक्रवात वहीं उत्पन्न होते हैं जब समुद्र के का जो ऊपरी टेम्परेचर, समुद्र का जो ऊपरी टेम्परेचर है वो लगभग 27 डिग्री के आसपास हो जाए। तो इस तरह से ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, अब फिर उष्णकटिबंधीय क्यों? क्योंकि ये जो है, ये हम कर्क रेखा को यहाँ से छोड़ दें तो कर्क रेखा के ऊपर कौन सी है, उपोष्ण कटिबंधीय है, और कर्क रेखा के नीचे कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय। तो अब चूंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ये चक्रवात उठ रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और इनकी वजह से फिर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर भयंकर वर्षा होती है। अभी उड़ीसा के तट पर जो वर्षा हुई वो ही किस तूफान से, यास। ठीक है ना। और इस तरफ हमने देखा था कि गुजरात के तट से टकराने वाला एक तूफान आया हुआ था, उसका नाम था ताउते। तो इस तरह से उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी भारत में वर्षा कराते हैं। क्लियर। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को आपको मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है भारतीय उपमहाद्वीप। अब आपको भारतीय उपमहाद्वीप को समझने की ज़रूरत तो ज़्यादा है नहीं है।
भारतीय उपमहाद्वीप जब हम बोलते हैं तो उसमें पाकिस्तान भी शामिल होता है, बांग्लादेश भी शामिल होता है और अफ़गानिस्तान तक जाता है वो। तो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाले तूफ़ान को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। अब ये कैसे आते हैं? वही चीज़, ये जो जेट धारा चल रही है, यहाँ पर आप देखिए, ये हो गया भूमध्य सागर, ये हो गया अंध महासागर और ये हो गया कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एक झील है। सूर्य की गर्मी के कारण यहाँ से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, इस तरह से ये ऊपर उठता है। अब जब ऊपर उठता है तो ये बादलों का निर्माण कर लेते हैं। अब ये बादल जो है ये जेट धारा के संपर्क में आ जाते हैं, या यूँ कहें कि ये जेट धाराएं इन बादलों को कान पकड़ के ले आती हैं और इन के साथ जब ये बादल यहाँ आते हैं और इस क्षेत्र में पर्वतों से टकराते हैं और टकराने के बाद पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में ठंड के दिनों में रबी की फसल के लिए बारिश कराते हैं। पाकिस्तान और नेपाल पर भी इस बारिश का असर होता है। विशेषकर गेहूं के लिए यह डिस्टरबेंस सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। पंजाब और हरियाणा में रबी की फसल के लिए, उनकी सिंचाई के लिए यह पानी मदद करता है। क्लियर हो गया आपको वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या है? वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो है वह भूमध्य सागर की नमी को जो जेट धारा भारत की तरफ घसीट कर ले आती है, कान पकड़ कर ले आती है और पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा कराती है और यह वर्षा गेहूं की फसल को लाभ प्रदान करती है। यही वेस्टर्न डिस्टरबेंस है। क्लियर? तो इस प्रकार हम लोगों ने आज भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो 3 प्रमुख कारक थे उनको देख लिया। सबसे पहला हमने अक्षांश देखा। अक्षांश में हमने समझ लिया था कि कर्क रेखा के ऊपर वाला हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय था, कर्क रेखा के नीचे वाला हिस्सा उष्णकटिबंधीय था। उष्ण यानी गर्म, हॉट, और उपोष्ण यानी कम गर्म, कम हॉट। क्लियर? जब हम ऊंचाई को पढ़ रहे थे तब हमने हिमालय पर्वत का महत्व जाना था। इसके बाद हमने भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक देखा। तीसरा कारक कौन सा था? वायुदाब और पवन। वायुदाब समझा, पवन समझा, लेकिन इसके बाद हमने एक लाइन पढ़ी थी, भारत का वायुदाब और पवनों की स्थिति अद्वितीय है। अब समझ में आ गए ना अद्वितीय क्यों है? अद्वितीय इसलिए है क्योंकि भारत पर जो वर्षा होती है वो केवल हिंद महासागर या व्यापारिक पवनों के मानसूनी पवनों में परिवर्तित हो जाने से नहीं होती है। ये वर्षा चारों तरफ से आने वाली हवाओं से होती है। चारों तरफ से नहीं, ज़्यादा हो गया, ऊपर से जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें आती हैं उनसे नहीं होती है। ये सबसे पहली वर्षा तो होती है व्यापारिक पवनें जो विषुवत रेखा को क्रॉस करके दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश करती हैं, उनसे होती है एक बारिश। इसको हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून से पूरे भारत का 80% बारिश का उसमें भागीदारी होती है, मतलब 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अब 17% बारिश जो है वो लौटते मानसून से होती है, इसको आगे पढ़ेंगे हम। इसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। और 3% वर्षा जो होती है ये ऊपरी वायु परिसंचरण के अंतर्गत होती है, जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और ये पश्चिमी विक्षोभ जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, ये कहाँ से पैदा होता है? भूमध्य सागर से पैदा होता है। भूमध्य सागर की नमी को जेट धारा, पश्चिमी उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा लेकर लाती है और राजस्थान, कौन सा राजस्थान? पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के ऊपर लाके पटक देती है। अच्छी बारिश होती है और हमको खाने को गेहूं शानदार मिलते हैं। तो गेहूं की फसल के लिए ऊपरी वायु परिसंचरण का प्रमुख घटक जेट धारा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर आती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बारिश कराती है। ठीक है ना? फिर बात आती है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। कर्क रेखा के नीचे हैं सारे महासागर भारत में। अरब सागर कर्क रेखा के नीचे, हिंद महासागर कर्क रेखा के नीचे, बंगाल की खाड़ी कर्क रेखा के नीचे। मतलब कौन सा क्षेत्र? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जब समुद्र का तल 27 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाता है तो वह चक्रवात उत्पन्न हो जाते हैं।
ये चक्रवात समुद्र से स्थल की ओर चलते हैं, मतलब ध्रुवों की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि उत्तरी गोलार्ध में हैं तो उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे और दक्षिणी गोलार्ध में तो दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, भारत के ऊपर है उत्तरी ध्रुव, तो चक्रवात जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात पैदा होते हैं तो ये समुद्र तट से स्थलीय भाग की तरफ जाते हैं और अपने साथ भरपूर नमी लेकर जाते हैं। खूब तेज इनसे हवाएं चलती हैं और जाके तटों से टकराते हैं। आंध्र प्रदेश के तट से, उड़ीसा के तट से, इधर गुजरात के तट से टक्कर मारते हैं, खूब बारिश कराते हैं। और इन्हीं चक्रवातों में से एक दो चक्रवात अभी अभी सन 2021 में जो आए हैं वो है यास तूफान, जिसको हम बोल रहे थे, वो आया था उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था। और इधर ताउते आया था जो गुजरात और मुंबई को परेशान करके गया। तो इस तरह से आप लोगों ने पढ़ लिया वायुदाब और धरातली पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण। शब्दावली जरूर कठिन है, लेकिन यदि आप पूरे कंसंट्रेशन से दिमाग लगाकर इन शब्दों को दोहराएं, ऊपरी वायु परिसंचरण मतलब धरती के ऊपर चलने वाली वायु, चक्रवाती विक्षोभ मतलब भूमध्य सागर से जो डिस्टर्ब होता है, जो डिस्टर्बेंस होता है, उसकी नमी को भारत के ऊपर लाकर पटकना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मतलब समुद्र का पानी जो चक्रवात के रूप में भारी वर्षा पृथ्वी के ऊपर करा दे, भारत के तटीय क्षेत्रों में करा दे, वह होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो इस तरह से आप लोगों ने आज भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक समझ लिए होंगे। फिर भी अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न रह जाता है तो एज़ यूजुअल आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम और इसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है ना। अब हम अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे भारत में मानसून के बारे में, कि भारत में मानसून आता कैसे है, बारिश कैसे कराता है और इसके बाद में वह बारिश कराने के बाद वापस कैसे जाता है। तो जब तक मैं अगला कंटेंट तैयार करता हूं, आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। लाइक करते रहिए, लाइक बहुत कम आ रहे हैं, शेयर करते रहिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो ई क्लासेस बाय मनीष सर को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।